Hello everyone and welcome to Wise IAS, the most reliable platform for your UPSC preparations. So, in the series of Indian polity, this is lecture 2 and today we will be discussing about historical background of the Indian Constitution. किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी बैकग्राउंड में जाएं, हम उसकी हिस्ट्री में जाएं, ताकि हम ये समझ पाए कि क्या कारण रहे कि उस चीज को इस प्रकार बनाया गया या इस तरीके से बनाया गया. तो वी ऑल नो ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इंडिया जिन जिन फेजेस से गुजरा, जो जो मुसीबतें पैदा हुई और जैसे जैसे उनका सामना हुआ और उसके बाद जो जो हुआ, वो सारी चीजों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल वो वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बनाए गए और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वो वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बनाए गए. हमारा इंडियन पेनल कोड ब्रिटिशर्स के टाइम का चला रहा है. लॉर्ड मैकॉले उन्होंने बनाया था, राइट. तो इसी प्रकार हमारे जो इंडियन लॉज हैं, आज भी कुछ लॉज ब्रिटिशर्स के टाइम के ही चले आ रहे हैं. That is why going into the historical background of the Constitution is also very much necessary in order to understand the basic concepts of Constitution. Let us begin with independence came the need for a Constitution. जैसे ही आज़ादी हुई, आज़ाद भारत को अपना एक संविधान लागू करने की जरूरत हुई. Hence, a Constituent Assembly was formed for this purpose in 1946. On January 26, 1950, Constitution came into force. However, various features of the Indian Constitution and polity have their roots in the British rule. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के कुछ ऐसे लॉज हैं जिनकी रूट्स ब्रिटिशर के टाइम की हैं. 1860, just go on Google and search about the IPC, you will find it out. हमारा CPC और हमारे कुछ ऐसे लॉज हैं जो टाइम बाय टाइम अमेंड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उनको पूरी तरीके से ही नया रूप दे दिया गया. बहुत सारे आपको ऐसे लॉज मिलेंगे, राइट. देन however various features of the Indian constitution and polity have their roots in the British rule. तो हमारे संविधान के जो भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं उसकी जड़ें कहाँ है, वो है हमारे ब्रिटिश रूल में. कि उस टाइम पे जो फेज से हम गुजर रहे थे वैसा आगे चल के ना हो, या उस टाइम की जो अच्छी चीजें थी वो हमेशा के लिए रहे, राइट. देयर वर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल that laid down the legal framework for the organization and functioning of the government and administration in the British India. और हमारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे, कुछ रूल्स थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बने थे और आज तक चले आ रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेशन जैसे वैसे होती थी, वहां होती थी, वो आज तक वैसे ही चले आ रहे. These events have greatly influenced our constitution and polity. और उस टाइम पे जो जो चीजें होती रही उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी पॉलिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करा. The reason behind India a secular country, राइट. तो हमारा ये एक कारण भी हम सोच सकते हैं कि ब्रिटिशर रूल जब था इंडिया में, तब जो सफरिंग्स हुई और जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी थी, तो इनको हम कोरिलेट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में जाके सोच सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस बनी, वो किस किस चीज को ध्यान में रख के बनी. कमिंग टू नेक्स्ट, द कंपनी रूल 1773 से 1858. कंपनी रूल, it designated the governor of Bengal as the Governor General of Bengal. अब गवर्नर ऑफ बंगाल को नाम
नया दे दिया गया, उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। अब सबसे पहले गवर्नर जनरल हो गए, जी जी, और उसके नीचे हो गए 4 मेंबर्स उसको असिस्ट करने वाले। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वार्नर हास्टिंग्स। वार्नर हास्टिंग्स जो हुए वो पहले सबसे पहले गवर्नर जनरल बने। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज subordinate to the गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, इनको इसका subordinate बना दिया गया, राइट। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। कलकत्ता में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया गया 1774 में, कंप्राइजिंग ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जस्टिस। तो क्या हुआ, 1 CJ था और 3 अदर जजेस थे, एक चीफ जस्टिस और 3 दूसरे जजेस। पहली बार इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। It prohibited the servants of the company from engaging into any private trade or accepting presents or bribes from the natives। यानी कि इसके द्वारा करप्शन को खत्म करने की एक कोशिश करी गई। कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे, ना तो वो किसी से गिफ्ट ले सकते थे, ना वो किसी से रिश्वत ले सकते थे। दैट वॉज पनिशेबल, राइट। इट स्ट्रेंथन्ड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंपनी के ऊपर कंट्रोल था, वो पहले से वो और अधिक मजबूत कर दिया गया बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। आपको मालूम है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी थी। दे वर हैविंग सम ऑफ द लेजिस्लेटिव पास इन रिलेशन टू द कंपनी ओनली, पर वो थी, तो उनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया डायरेक्टली टू दी। अब पढ़े, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यूज। यानी कि जो जो रेवेन्यूज होते थे उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया, यू हैव टू रिपोर्ट योर रेवेन्यू। जो जो आपकी चीजें रेवेन्यू में आ रही हैं, यू हैव टू रिपोर्ट अस, राइट। एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, या फिर आपके जो जो मिलिट्री अफेयर्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको हमें सारी जानकारी देनी है, उसके बारे में आपको हमें रिपोर्ट करना होगा, राइट। देन नेक्स्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। आप देखेंगे इन कंपनी ब्रिटिश इंडिया ने या कंपनी रूल में या ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद बहुत सारे ऐसे चार्टर्स लाए गए, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स लाए गए जिनके द्वारा क्या किया गया, पुराने एक्ट्स की खामियों को दूर किया गया। कंपनी या फिर कहूं ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में अपने कंट्रोल को और मजबूत बनाना चाहती, वो इस तरीके से इंडिया को कैप्चर कर लेना चाहते थे कि इंडिया हमारे हाथ से कभी जाए, राइट। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इट exempted the governor general and the council from the jurisdiction of the supreme court। यानी कि गवर्नर जनरल जो बनाया था या फिर काउंसिल जो बनाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से हटा दिया फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अब जुरिस्डिक्शन से क्यों हटाया, कि वो जो एक्ट्स कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देम, मतलब उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो कुछ भी गलत किया वो प्रोटेक्टेड है, उनको इम्यूनाइज कर दिया, उनको इम्यूनिटी दे दी, राइट। आपने पढ़ी है इम्यूनिटी हमारे, अब हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड है, मेंबर पार्लियामेंट्स को भी कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी इम्यूनिटीज प्रोवाइडेड है। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और काउंसिल को इम्यूनिटी दे दी कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से आप बाहर हो अगर आपने कंपनी की गाइडलाइंस के अंदर या अपने ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया कि अदरवाइज आप उसके लिए लाइबल होते या अदरवाइज वो एक्ट पनिशेबल होता, पर अगर आपने वो एक्ट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर किया है, यू आर एग्जम्प्टेड, राइट।
It also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official actions. कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से उठा के बाहर निकाल दिया कि आप अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हो तो आप लायबल नहीं. It excluded the revenue matters and the matters arising in the collective collection of revenue from the jurisdiction of Supreme Court. जो रेवेन्यू मैटर्स आते थे या रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए जो मैटर आते थे उन सबको उठा के सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर ले गए. यानी कि कंपनी ने अपने फायदे के लिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए वो सब कर दिया जो वो कर सकते. It provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. अब कैलकाटा में जो जो इनहेबिटेंट्स रह रहे थे उन सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन है. It laid down that the appeals from the provincial courts could be taken to the Governor General in Council and not to Supreme Court. तो अपील जो जाएगी वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी पहले. अब ये गवर्नर जो था ये तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए बनाया और जुडिशियली जो अपील जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास वो पहले गवर्नर जनरल के पास जाएगी रादर देन टू सुप्रीम कोर्ट. It empowered the Governor General in Council to frame regulations for the provincial courts and councils. अब ये क्या कर सकते थे, ये रेगुलेशंस बना सकते थे प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए. Then next, Pitt's India Act of 1784. अब Pitt's India Act आया, it distinguished between the commercial and political functions of the company. इस एक्ट ने पहली बार डिस्टिंग्विश करा कि कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस क्या हैं और कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस क्या हैं. आई तो ये कंपनी कमर्शियल फंक्शंस के लिए थी पर धीरे धीरे पॉलिटिकल चीजें कैप्चर करती गई. तो पिट्स इंडिया एक्ट ने 1784 में डिफरेंशिएट कर दिया कंपनी के इन दोनों फंक्शंस को. इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स. अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ कर दिया कि आप तो भाई कमर्शियल अफेयर्स जो हैं वो मैनेज करो. बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स. अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इन्होंने बनाया था, एक बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल. अब क्योंकि इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया कमर्शियल एक्शंस और पॉलिटिकल एक्शंस. बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा था पॉलिटिकल एक्शंस को कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहा था कमर्शियल एक्ट्स को कंट्रोल. Thus, it established a system of double government. यानी कि एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक तरफ कोड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये दो चीजें नंबर 1 एंड नंबर 2 यानी कि डबल कंट्रोल बन गया. It empowered the board of control to supervise and direct all operations of civil and military government or revenues of the British possessions in India. अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज कर रहा था. अब पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज कर रहा था तो उनको पावर दे दी कि वो मिलिट्री ऑपरेशंस भी इंडिया में सब कोऑर्डिनेशन कर पाए और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया वो सारा कंट्रोल कर पाए. राइट. Thus the act was significant for two reasons. दो कारण थे जिस वजह से ये एक्ट बहुत सिग्निफिकेंट था. First, the company's territories of India were for the first time called the British possessions. Like हमारा POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो हमारी इंडिया के ऊपर पोजीशन कर रखी थी तो उन टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज करा गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया. And second, the British government was given the supreme control over the company's affairs and its administration in India. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया. यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया पर उनकी लगाम जो किसके हाथ में थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी.
right? Then next, in 1786, अब 1786 में क्या हुआ? अब धीरे धीरे आप देखेंगे, हम थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं, और कंपनी ने जो अपने कामों में खामियां देखी, उसमें वो धीरे 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 जितना अपना कंट्रोल बढ़ा सकती हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करें। अब इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस was appointed as the governor general of Bengal. अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गया, राइट? ही प्लेस्ड टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड्स रख दी। अब ये दो डिमांड्स थी। He should be given power to override the decisions of his council in special cases. अब पहली डिमांड हो गई ओवरराइड करने की। He would also be the commander in chief. CIC कह रहा है बना दो मेरे को। अब ये दो डिमांड्स है मेरी। Accordingly, the Act of 1786 was enacted to make both the provisions. अब ये दोनों डिमांड्स पूरी करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 जो है वो बना दिया गया, राइट? देन नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब क्या हुआ, अब एक चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट क्या कहता है? इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो डिमांड्स रखी थी, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने कहा कि आगे आके जो मर्जी गवर्नर जनरल आए उसको यही पास मिलेंगे, एंड जो गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज थे उनको भी यही पास मिलेंगे। तो आगे आने वाले गवर्नर हमसे डिमांड ना करें, इसलिए हमने उनकी डिमांड्स पहले ही पूरी कर दी। It gave the governor general more powers and control over the government of the subordinate presidencies of Bombay and Madras. अब बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के ऊपर उसकी पावर जो है और बढ़ा दी गई। It extended the trade monopoly of the company in India for another period of 20 years. This is very much important. तो इस चार्टर एक्ट से ट्रेड मोनोपोली जो है वो 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई। It provided the commander in chief was not to be a member of Governor General's Council unless he was so appointed. अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें कमांडर इन चीफ जो है वो मेंबर नहीं होगा जब तक उसको वैसा अपॉइंट नहीं किया गया, राइट? It laid down that the members of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenues. यानी कि अब उनकी जो पेमेंट है, उनकी जो सैलरी है वो ब्रिटेन से नहीं आएगी, राइट? उनको इंडियन रेवेन्यू से पे आउट किया जाएगा, राइट? देन नेक्स्ट, इट अबॉलिश्ड चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813, राइट? इट अबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1813 में ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी खत्म कर दी गई इन इंडिया। That is, the Indian trade was thrown open to all British merchants. पूरे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए वो ट्रेड खोल दिया गया। However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China. चाय और चाइना, इन दोनों से उस कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को नहीं छेड़ा गया। बाकी का सारा ट्रेड पूरे ब्रिटिशर्स के लिए खोल दिया गया। Next, it asserted the sovereignty of British Crown over the company's territories in India. यानी कि ब्रिटिश क्राउन का जो डायरेक्ट कंट्रोल है ओवर द ब्रिटिश टेरिटरीज, ओवर द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इन इंडिया हो गया। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ द पीपल। यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज अब इंडिया आके अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। It provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territories in India. Western education
यहां आना शुरू हो गई, राइट। वेस्टर्न कल्चर यहां आना शुरू हो गया, राइट। It authorized the local governments in India to impose taxes on persons. They could also punish the persons for not paying the taxes. तो अब ये क्या कर रहे थे, अब लोकल गवर्नमेंट्स जो इंडिया में इन्होंने बनाई थी, वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकती थी, और अगर लोग टैक्स नहीं देते हैं तो लोगों को पनिश किया जा सकता था इनके द्वारा, राइट। देन नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, एंड वेस्टेड इन हिम ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। Now you can just think about the position of the governor general of India. इतनी बड़ी उपाधि दे दी गई, इतनी ज्यादा पास दे दी गई, सारी की सारी सिविल एज वेल एज मिलिट्री पावर्स उनके अंदर वेस्ट कर दी गई, उनके अंदर ठूस दी गई, उनके अंदर भर दी गई। It deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. अब गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो थे, उनको अपनी लेजिस्लेटिव पावर से निकाल दिया गया, या फिर ऐसा कहें कि उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स उनसे ले ली गई। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एज अ कमर्शियल बॉडी इंडिया में सफाया हो गया, राइट। The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for the selection of civil servants, and stated that the Indians should not be debarred from holding any place of office and the employment under the company। यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तरीके से इंडिया में एक चीज ला दी गई, जिसमें सिविल सर्विसेज का एक पोस्ट बना दी गई, और उसके लिए इंडियन इनहैबिटेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते थे, वो उस पोस्ट पे जा सकते थे, राइट। अब आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स। ये लास्ट चार्टर आया था, passed by the British Parliament between 1793 and 1853. It was a significant constitutional landmark। अब कैसे है देखें, it separated for the first time the legislative and executive functions of governor general in council। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को यहां आगे पहली बार जो है वो अलग कर दिया गया। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए हमारे पास सिस्टम आ गया। अब इसमें ओपन कंपटीशन सिस्टम ला दिया गया। विद टाइम चीजें जो है वो इंप्रोवाइज होती गई। अब क्या था, पहले हमारा सिविल सर्वेंट्स के लिए इंडियन इनहैबिटेंट्स को राइट दे दिया गया कि भाई तुम सिविल सर्वेंट्स के लिए या सिविल सर्विसेज की पोस्ट के लिए यू कैन अप्लाई। अब एक ओपन कंपटीशन सिस्टम ला दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन, लाइक राइट। द कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज वाज thus थ्रोन ओपन टू द इंडियंस आल्सो। अब ये इंडियंस के लिए ओपन कर दी गई। It extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown। अब विश्वास के तौर पे या विश्वास के नाते इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल। कंपनी का जो रूल था वो एक्सटेंड कर दिया गया, और रिटेन करने के लिए इंडियन टेरिटरीज को, उनकी पोजीशन को रिटेन करने के लिए इन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना कुछ नहीं है, वहां ब्रिटिश क्राउन के लिए, उनको उनके ट्रस्ट के लिए ये चीज अपने पास अपनी पोजीशन में होल्ड करके। It introduced for the first time local representation in the India Central Legislative Councils। Of the 6 new legislative members of the Governor General's Council, 4 members were appointed by the local provincial governments from Bombay, Madras, Bengal and Agra। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गया एक तरीके से, राइट।
The next, Government of India Act 1858. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था ये बहुत सिग्निफिकेंट। दिस सिग्निफिकेंट एक्ट was enacted in the wake of revolt of 1857. 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। यू कैन स्टडी इन इंडियन, आप हिस्ट्री देखेंगे हमारी, तो हिस्ट्री का जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें 1857 का आप रिवोल्ट पढ़ेंगे, यू कैन गेट टू नो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 एक मेजर रिवोल्ट हुआ। ऑल्दो सक्सेस नहीं मिली, पर एक मेजर रिवोल्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो इंप्लीमेंट किया गया, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपाही म्यूटिनी। इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, right? It provided that India henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty. It changed the designation of the Governor General of India to that of Viceroy of India. अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया, डेजिग्नेशन चेंज करा गया, राइट? It ended the system of double government by abolishing the board of control and court of डायरेक्टर्स। अब बीओसी और सीओडी को खत्म कर दिया गया, डुअल गवर्नमेंट जो थी वो खत्म कर दी गई। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, राइट? इट एस्टैब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। अब 15 मेंबर की एक काउंसिल बना दी गई सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए, right? The Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of the administration machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. अब ये क्या था? ये एक तरीके से हमें खुश करने के लिए अपने पास और कंट्रोल ले लिया उन्होंने। ऊपर से दिखाया कि हमें खुश कर दिया, पर अंदर से अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। This Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of the administrative machinery. Administrative machinery को improve किया, by which the Indian government was to be supervised and controlled by England. अब सुपरविजन और कंट्रोल जो थी वो डायरेक्टली इंग्लैंड में थी, वो वहीं रहेगी, पर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है हम वो इंप्रूव कर रहे हैं, राइट? It did not alter in any substantial way this system of government that prevailed in India. अब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में प्रिवेल कर रहा था उसको किसी तरीके से बदलाव नहीं लाया गया। अब आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। अब इंडियन काउंसिल एक्ट, आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, द ब्रिटिश गवर्नमेंट felt the necessity of seeking the cooperation of Indians in the administration of the country. एक बड़ा रिवोल्ट आया, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए हमें, उनके कोऑपरेशन के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑपरेशन लेने के लिए ये एक्ट लाया गया। In pursuance of this policy of association, 3 acts were enacted by the British Parliament, 1861 का, 1892 का और 1909 का। Very much important. The Indian Councils Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India. अब 1861 से क्योंकि शुरुआत हुई थी, this was an important landmark. It made a beginning in the representative institutions by associating Indians with the law making process. पहली बार इंडियंस को law making process के साथ जोड़ा गया, right? It initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies. अब डिसेंट्रलाइजेशन होगी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को थोड़ी थोड़ी पावर्स मिलने शुरू होगी, जो कि पहले ले ली गई थी, राइट? इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। वाइसरॉय को और ज्यादा पावर दे दी, राइट? It empowered the Viceroy to issue ordinances without the concurrence of the Legislative Council during the emergency. अब emergency
situations में viceroy can directly issue ordinances without consultation with the council, right? Then next, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ, अब हमने इंडियन काउंसिल एक्ट को 3 फेजेस में पढ़ा, यानी कि इसके हम पहले पैराग्राफ में जब देखो नियर बाय दिस 1861, 1892 एंड 1909, राइट? तब 1861 हमने पढ़ा, 1892 इज द नेक्स्ट. It increased the number of additional non-official members in the central और provincial legislative councils. मैंने आपको बताया कि इंडियंस को लेजिस्लेशन में या लॉ मेकिंग प्रोसेस में लेना शुरू कर दिया, तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो है इंडियंस जो है वो इंक्रीज कर दी गई, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी ऑफ. It increased the functions of the legislative councils and gave them the power to discussing the budget and addressing questions to the executive. अब वो बजट को भी डिस्कस कर सकता है, सिर्फ डिस्कस करेंगे, तुम कुछ और नहीं करोगे, बजट को डिस्कस कर लो, चाहे डिस्कस करके अपना मन भर लो या अपना टाइम पास कर लो, पर बजट को तुम डिस्कस कर सकते हो, डिस्कस करने से ज्यादा कुछ नहीं, राइट? अब उसके बाद बजट डिस्कस होगा और एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, आप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी पूछो, ठीक? It provided for the nomination of some non-official members of the central legislative councils by the viceroy on the recommendation of the provincial legislative councils and the Bengal Chamber of Commerce, and that of the provincial legislative councils of the governors on the recommendation of the district boards, municipalities, universities, trade associations, zamindars and chambers. अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को वाइसरॉय की रिकमेंडेशंस पे या इन इंस्टीट्यूशंस की रिकमेंडेशंस पे लिया जा सकता. The act made a limited and indirect provision for the use of elections in filing up some of the non-official seats. अब इलेक्शंस का एक इनडायरेक्ट तरीका बनाया गया नॉन ऑफिशियल सीट्स को फिलअप करने के लिए, बोथ इन द सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 ये भी रेलेवेंस रखता है. The act is also known as the Parliamentary reforms. Lord Morley was then Secretary of the State of India and Lord Minto was then the Viceroy of India. इसलिए तो Morley Minto reforms बोला जाता है. It considerably increased the size of the legislative councils, both central and provincial. The number of members in the central legislative councils was raised from 16 से 60 तक ले गए. A big increase. The number of members in the provincial legislative councils was not uniform. ये कभी यूनिफॉर्म नहीं है, right? The next, it retained official majority in the central legislative councils but allowed the provincial legislative councils to have non-official majority. यानी कि it retained the official majority in the central legislative council. अब CLC में मेजॉरिटी जो है रिटेन करके रखेंगे, but allowed the provincial legislative councils to have non-official majority. अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उनमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी हो सकती है. देन नेक्स्ट, अब ये बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. This act played a very important role in the framing of constitution. So let us discuss. On August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was to gradual introduction of responsible government in India. पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इंडिया में एक जिम्मेदार सरकार बना देना. The Government of India Act 1919 was thus enacted, which came into force on 1921. The act is also known as the Montego-Chelmsford Reforms. 1919 में एक एक्ट बनाया गया
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि वी जस्ट वांट टू हैव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। 1921 में इस एक्ट को जो है वो लागू कर दिया, राइट। अब नाउ यू कैन जस्ट रियलाइज कि इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो पहली बार हमारे भारत के लोगों में ऐसी उम्मीद जग गई कि अब तो आजादी मिलेगी मिलेगी, राइट। Next, it relaxed the central control over the provinces by demarcating separating the central and provincial subjects. अब इसमें क्या किया, प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया, दोनों पावर्स को अलग अलग कर दिया कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ये हैं लाइक योर स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, उस तरीके से इन दोनों सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया। The central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list of subjects. Like the central government can make laws on the central subjects, on the list, on the subjects which are mentioned in the central list. State government can make laws on the subjects which are in the state list. And both of them can make laws on the concurrent list. पर यहाँ पर हमारे पास दो लिस्ट आई, एक तो सेंट्रल और एक प्रोविंशियल। लिस्ट नहीं आई, ये एक तरीके से सब्जेक्ट्स बाइफरकेट कर दिए गए, एक तो सेंट्रल और दूसरा प्रोविंशियल। Central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list. Central legislature can make laws on central subjects and provincial legislature can make laws on provincial subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. इन्होंने लिस्ट में या सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट कर दिया, पर जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिटरी रहा। You can just relate the today's India's democracy or the constitutional provisions of today with that of the past. Why these kind of situations are there, why the constitution or the provisions in the constitution are like that, right? It further divided the provincial subjects into two parts. Provincial subjects को आगे दो parts में और bifurcate कर दिया गया, transferred and reserved. पहले उन्होंने दो सब्जेक्ट बनाए, एक सेंट्रल और एक प्रोविंशियल। अब प्रोविंशियल को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक रिजर्व्ड और दूसरा हमारा ट्रांसफर्ड। The transferred subject were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible for the legislative council. अब हमने पढ़ा कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे वो गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वही कर सकते। The reserved subject, on the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दोनों उसी तरीके से यूज किए जा सकते हैं, ये इस तरीके से यूज किए जा सकते हैं, पर एक डिफरेंस क्या है, विद बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल and without being responsible to the legislative council. The dual scheme of governance was known as diarchy. ये एक डायarchy का सिस्टम उन्होंने बना दिया था, पर ये बहुत सक्सेसफुल ना हुआ। There was no much success. It introduced for the first time bicameralism and direct election in the country. पहली बार हमारे देश में bicameralism आई, dual houses you can say, for the legislation process, और इलेक्शंस भी पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए। Thus, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislative consisting of Upper House, Council of State, and the Lower House, Legislative Assembly. Today, our Indian Parliament has two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Rajya Sabha, Upper House, Lok Sabha, Lower House. Right? The majority of members of both the houses were chosen by direct elections.
तब दोनों हाउसेस के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्शन से ही चुना जाता या चूज किया जाता। It required that three of the six members of the Viceroy's executive councils, other than the commander in chief, were to be an Indian. तो वॉइसरॉय के तीन मेंबर जो है वो इंडियन होने चाहिए, कमांडर इन चीफ को छोड़ के। It extended the principle of communal representation by providing separate election for six Indian questions, Anglo-Indians and Europeans. The principle of secularism, socialist economy, there should be no discrimination, equal representation. ये सारे principles, right? I think you can relate all these. It granted franchisee to limited number of people on the basis of property, tax, or education. It created new office of the High Commissioner for India in London and transferred to him some of the functions him to be performed by the Secretary of State for India. It provided for the establishment of the Public Service Commission. Hence, a CPSC, Central Public Service Commission, was set up in 1926 for recruiting civil servants. It separated for the first time provincial budgets from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budget. Easy. It provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and to report on its working after 10 years of its coming into force. एक कमीशन बिठा दिया गया, 10 साल के बाद आपको पूरा रिपोर्ट करना है वर्किंग के ऊपर। अब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए। वॉइस रॉय के ऑफिस में 3 इंडियंस होने चाहिए एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। एक हाई कमीशन बिठा दिया इंडिया के लिए, हाई कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के फंक्शंस जो हैं वो सारे देखने के लिए, राइट। तो हम जान सकते हैं कि इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्ट के साथ किस तरीके से रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। आप सभी इसके बारे में जानते भी होंगे, हम बहुत ब्रीफली रेलिवेंट चीज डिस्कस करेंगे। इन नवंबर 1927 itself, that is 2 years before the schedule, the British government announced the appointment of 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon. That is why इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। To report on the condition of India under its new constitution. All the members of the commission were British, and hence all the parties boycotted the commission. अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम बाहर के लोगों का सहारा लेंगे क्या? ये तो हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसको खुद बनाएंगे, हमें बाहर की कमीशन नहीं चाहिए। The commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of diarchy, extension of responsible government in the provinces, establishment of a federation of British India and princely states. अब क्या हो? Establishment of federation of British India and princely states, right? तो साइमन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी। Contribution of communal elections and so on. That this was also one of the recommendations. To consider the proposals of the commission, the British government converted 3 round table conferences. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंडक्ट करी of the representatives of the British government, British India and British princely states. On the basis of these discussions, a white paper on constitutional reforms was prepared and submitted for the consideration of the Joint Select
Committee of the British Parliament. Right? Communal Award. In August 1932, Ramsay MacDonald, the British Prime Minister, announced a scheme of representation of the minorities, which came to be known as the Communal Award. The award not only continued separate electorates for the Muslims, Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, and Europeans, but also extended it to the depressed classes, scheduled castes. Gandhiji was distressed over this extension of the principle of communal representation to the depressed class and undertook fast unto death. अनशन पे बैठ गए in Yarawada jail, Pune, to get the award modified. अब वो कह रहे थे इस अवार्ड को मॉडिफाई कीजिए. At last, there was an agreement between the leaders of the Congress and the depressed classes. The agreement was known as the Pune Pact. Retained the Hindu joint electorate and gave reserved seats to the depressed classes. Right? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935. The act marked a second milestone towards the completely responsible government in India. First one we discussed, this was the second one. It was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. आजादी और निकट आती दिख रही थी. It provided for the establishment of All India Federation consisting of the provinces and princely states as units. This act divided the power between the center and unit in terms of three lists: federalist, centralist, and provincialist. Right? Residuary powers were given to the viceroy. However, the federation never came into being as the princely states did not join it. Princely state ने join ही नहीं करा. It abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. Right? The provinces were allowed to act as autonomous units of the administration in the defined spheres. Moreover, the act introduced responsible governments in the provinces, that is, the governor was required to act with the advice of the ministers responsible to the provincial legislatures. Governor was to act on the aid and advice of the provincial legislatures. Right? Like the Prime Minister is to act on the aid and advice of the ministers. Right? They came into effect on 1937 and was discontinued in 1939. It provided for the adoption of diarchy at the center. Consequently, the federal subjects were divided into reserved subject and transferred subject. However, the provision of the act did not came into operation at all. Right? It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. 11 में से 6 जगह पे bicameralism आ गई, 2 houses. Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, or United Provinces were made bicameral, consisting of a legislative council, that is the upper house, and a legislative assembly, that is the lower house. However, many restrictions were placed on them. अब 2 हाउस तो बना दिए, पर उनको जंजीरों में जकड़ दिया. Right? It further extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed classes. अब depressed classes के लिए separate electorates बना दिए गए. Scheduled caste, women and labor workers के लिए separate electorates बना दिए. Depressed classes उनको नाम दिए. It abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858. The Secretary of the State for India was provided with a team of advisors. अब Secretary of the State को अब advisors दे दिए गए.
राइट। काउंसिल ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश करी गई थी उसको खत्म कर दिया गया। It extended franchising. About 10% of the total population got the voting rights. अब वोटिंग राइट्स आ गए, 10% पॉपुलेशन के पास आए, पर आई, राइट। देन नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो एनेक्ट कर दिया गया। On February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared the British rule in India would end by June 30th, 1948, after which the power would be transferred to the responsible Indian hands. अब ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो जाएगा जून 30, 1948 को, और जो इंडिया की पावर है वो इंडिया की पावर इंडियंस के हैंड्स में दे दी जाएगी। The announcement was followed by the agitation by Muslim League demanding partition of the country again on June 3, 1947. अब मुस्लिम लीग ने बोला हमें तो पार्टीशन चाहिए, right? The British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it. यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना देगी वो उन पार्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा, उन एरियाज पे अप्लाई नहीं होगा जो एरियाज उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। On the same day, June 3, 1947, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth the partition plan. Who was responsible for the partition? Right? Known as the Mountbatten Plan. The Mountbatten Plan. The plan was accepted by the Congress and the Muslim League. Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act of 1947. अब इसके फीचर्स देखेंगे। It ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947, our Independence Day. From that day, British rule ended in India. India was a sovereign country without having any external control or fear. Right? It provided for the partition of India and the creation of two independent dominions of India and Pakistan. इंडिया का पार्टीशन करके हमारी जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी उसका पार्टीशन कर दिया गया, और पाकिस्तान और इंडिया तो अलग नेशंस बना दिए गए। Provided for it abolished the office of the Viceroy and provided for each dominion a Governor General who was to be appointed by the British King on the advice of the Dominion Cabinet. His Majesty, government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India or Pakistan. अब गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट कर देंगे पर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ब्रिटिश किंग, राइट। It empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of British Parliament, including the Independence Act itself. तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए जो जो एक्ट्स बनाए थे, जो जो कानून बनाए थे, जो जो रूल्स बनाए थे, जो जो रेगुलेशंस बनाए थे, इन दोनों डोमिनियंस को पावर दे दी गई कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ ऑफ यू आर फ्री टू रिपील एनी ऑफ द एक्ट मेड बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट। It empowered the Constituent Assembly of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitution were drafted. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पार्लियामेंट का काम करेगी एक तरीके से जब तक हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, राइट। उनको ये पावर दे दी गई। नेक्स्ट,
It abolished the office of the Secretary of the State of India. अब ये भी हो गया. And transferred his function of the Secretary of the State for Commonwealth Affairs. That was obvious. It proclaimed the lapse of British parliamentary. और अब हुआ क्या? अब ब्रिटिशर्स के सारे लॉज जो इंडिया में थे वो खत्म कर दिए गए. अब उनके जो लॉस खत्म कर दिए गए तो उनके ट्रीटीज जो जो अनडिवाइडेड इंडिया में या ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया में जो ट्रीटीज करी गई थी इंडियन टेरिटरी के रिलेशन में ब्रिटिशर्स के द्वारा वो भी सारी खत्म कर दी गई. It granted freedom to the Indian princely states either to join the dominions of India or dominion of Pakistan or to remain independent. अब या तो आप इंडिया के साथ चले जाओ या पाकिस्तान के साथ चले जाओ या फिर आप आजाद रहो, आप अकेले रहो. It provided for the governance of each of the dominions and provinces by the Government of India Act 1935 till the new constitution was framed. The dominions were, however, authorized to make modifications in the act. Right? It deprived the British monarch of his right to veto bills or ask for reservation of certain bills for his approvals. But the right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. राइट जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होता गवर्नर जनरल को ये पावर दे दी गई कि वो असेंट दे दे. राइट. It designated the Governor General of India or the provincial governors as constitutional nominal heads of the state. Nominal heads of the state. Right? They were made to act on the advice of the respective council of ministers in all the matters. Right? It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. Emperor of India का title खत्म कर दिया. It discontinued the appointment of civil servants and reservations of the post by the Secretary of the State for India. The members of the civil services appointed before 15 August 1947 would continue to enjoy the benefits that they were entitled to till that time. Right? यानी कि सिविल सर्वेंट जो पहले सिलेक्ट कर लिए गए थे वो चलते रहेंगे. उसके बाद जो प्रोसीजर था अपॉइंटमेंट का वो खत्म. जो पहले सिस्टम चलता आ रहा था अपॉइंटमेंट्स का वो खत्म. अब नया सिस्टम है. All the stroke at the stroke of midnight 14-15 August 1947 the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of the new Dominion of India. He swore in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister. Independent India, the Constituent Assembly of India, formed in 1946, became the Parliament of Indian Dominion. 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई. उन्होंने ही हमारा इंडियन पार्लियामेंट का काम किया. राइट. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. The total strength of Constituent Assembly was 369. Sorry, it's 389. अब इसमें से कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने 296 seats were to be allotted to the British India and 93 seats were to be of princely states. Out of 296 seats allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the 11 governors princes, right? And four from the four chief commissioners provinces, one from each, right? Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of the adult franchise, पर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ध्यान ये रखा गया था कि हर एक सेक्शन को ध्यान में रख के हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए.
The Constituent Assembly held its first meeting December 9, 1946 को। मुस्लिम लीग जो थी बाइकआउट कर गई, तो अल्टीमेटली 211 मेंबर्स जो थे वो अटेंड कर रहे थे इसको। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा oldest member थे was elected as the temporary president of the assembly following the French practice. Just see what is happening and what we were following and what we followed. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स जो हैं हमने कुछ कंट्री से अडॉप्ट करे, वो सारे के सारे फीचर्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और कौन कौन सी कंट्री से हमने क्या अडॉप्ट करा और उसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी हम सीखेंगे। Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the assembly. Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishna Machar was elected as the vice president of the assembly. In other words, the assembly had two vice presidents. On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objectives resolution in the assembly. It laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारा आया 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया। In addition to the making of the constitution and enacting of the ordinary laws, the Constituent Assembly also performed some of the functions. India's membership in the Commonwealth उसको ratify किया गया, adoption of national flag, national anthem, national song, elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India. On January 24, 1950, the Constituent Assembly held its final session. It, however, did not end and continued as the Provincial Parliament of India from January 26, 1950 to the formation of new parliament after the first general elections in 1951-1952. So the first general elections in India happened to be in 1951 and 1952, right? So this was all for today's lecture. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने बड़े इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री को समझा, and to understand the historical background is very much important for the understanding of the constitution, because you can relate some of the principles or some of the concepts in the history to the present day constitution. Thank you for watching the video. Thanks a lot.